हाशिम साहब को डिस्चार्ज मिल चुका था। उस्मान उन्हें लिए घर पहुंच गया था। चाचू, आपको अब किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। शहीर उनको गले से लगाते हुए बोला, मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। हाशिम साहब मुस्कुरा कर बोले। आगा जान के कहने पर हाशिम साहब को उनके कमरे में आराम के लिए लिटा दिया गया। अरूज पुप्पो, आप हार गई, मैं जीत गई, ज़ैनब अरूज के कमरे से निकलकर हॉल की तरफ भागते हुए बोली थी। उस्मान का मोबाइल चलाता हाथ रुका था। उसने मुड़कर ज़ैनब को देखा। ये कौन है? उसने साथ खड़े शहीर से पूछा। वो हकलाया था, क्योंकि जवाब देने का मतलब उस घर में कयामत खड़ी करना था। अस्सलामुअलैकुम अंकल उस्मान, मुझे डैड ने आपके बारे में भी बताया था। आपकी और उनकी बहुत फ्रेंडशिप थी। ज़ैनब उस्मान को देखते भागकर उसके पास आई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम्हारे डैड का क्या नाम है? वो सामने खड़ी बच्ची को देखते हुए बोला। उसके चेहरे पर जिसका अक्स उसे नजर आ रहा था, उसका वो सोचना भी नहीं चाहता था। बाकी सब भी उसी तरफ मुतवज्जो थे। ज़ैनब, चलो मेरे साथ, हम दोबारा खेलते हैं। अरूज ने जल्दी से ज़ैनब के सामने आकर कहा। भाई, चाचू की मेडिसिन तो गाड़ी में ही है, मुझे चाबी दे, मैं निकाल लाऊं। शहीर ने फौरन दरमियान में आकर बात बदलने की कोशिश की। अरूज ज़ैनब का हाथ पकड़े पलटी थी। रुको ज़ैनब, मुझे अपना पूरा नाम बताओ, किसकी बेटी हो तुम? उस्मान ने शहीर की बात को फुल इग्नोर करते कहा। अरूज और ज़ैनब वहीं रुक गईं। मेरी बेटी है, वकार हाशिम की बेटी, ज़ैनब वकार। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरता वकार बोला। उस्मान ने आने वाले की तरफ देखा तो उसके माथे पर लातादाद शिकने पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? वकार को देखते ही इंतहाई गुस्से से वो उसकी जानिब बढ़ा और सीधा उसके मुंह पे मुक्का मारा। उस्मान, काफ़ी आवाज़ें आई। खबरदार, अगर कोई दरमियान में आया, उस दिन निकाल दिया था, आज दोबारा इस घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? उस्मान ने उसे कॉलर से पकड़कर नीचे ज़मीन की तरफ पटका। ज़ैनब ये सब देखते हुए वकार की तरफ भागने लगी, पर अरूज ने उसे बाजू से पकड़कर सीने से लगा लिया ताकि वो ये सब ना देखे। उस्मान, मेरी बात सुनो। वकार ने उठकर बोलने की कोशिश की, पर एक और मुक्का उसके मुंह पर पड़ा जो उसे चुप करवाने को काफ़ी था। कमीने, खबरदार, अगर दोबारा मेरा नाम भी लिया तो कसम खुदा की यहीं गोली मार दूंगा। उस्मान ने उसे कॉलर से पकड़कर घसीटा और हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बस उस्मान, रुक जाओ। आगा जान की आवाज़ पर उस्मान को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा। आगा जान, आज नहीं, इसको मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस्मान ने पलट कर सख्त लहजे में कहा। तो अब तुम अपने दादा पर हुक्म चलाओगे? इसको इसके बाप ने बुलवाया है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए इसे बुलाना पड़ा। उसके ठीक होते ही मैं खुद इसको धक्के देकर घर से बाहर निकालूंगा, लेकिन अभी मेरे कहने पर तुम इसको जाने दो, छोड़ो। हशमत खान ने आगे बढ़कर वकार का कॉलर उस्मान के हाथ से छुड़वाया। और वकार, वो तो अपने आगा जान के मुंह से निकलने वाले अल्फाज को तमाचे की तरह अपने मुंह पे महसूस कर रहा था। वो तो उसका नाम तक लेना पसंद नहीं कर रहे थे। सिर्फ आपके कहने पर मैं इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना सिर्फ कुछ दिन, इसके बाद मैं इसे मज़ीद एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। उस्मान नफ़रत भरी नज़रों से उसे घूरता हुआ बोला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रामीन फ़ौरन उसके पीछे भागी। अरूज, बच्ची को लेकर बाहर घूम आओ ताकि इसका रोना बंद हो, काफ़ी सहम गई है। हशमत साहब ने एक सख्त नज़र वकार पर डालकर अरूज को कहा, जिसने हाँ में सर हिलाकर ज़ैनब को उठाना चाहा, पर वो हाथ छुड़वाकर वकार के पास भागते हुए आई और उसकी टांगों से चिमट गई। मुझे कहीं नहीं जाना, वो गंदे अंकल दोबारा से मेरे डैड को मारेंगे, वो रोते हुए बोल रही थी। ज़ैनब, मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई नहीं मारेगा मुझे। आपको पाकिस्तान घूमना था ना, फूफो के साथ जाओ, घूम आओ। वो उसे बाहों में लेते चुप करवाते बोला। ज़ैनब ने ज़ोर से उसके गले में बाजू डालकर नफ़ी में सर हिलाया। मुझे मेरे डैड के साथ ही घूमना है, वो नफ़ी में सर हिलाते बोल रही थी। सभी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। भाई, आपका खून निकल रहा है, चलें फर्स्ट एड लेकर आता हूँ मैं। शहीर ने वकार के नाक और माथे से खून निकलते देखा तो बोला। वकार हाँ में सर हिलाता वहीं सोफे पर बैठ गया और ज़ैनब को समझाने लगा, पर वो खामोश सी हो गई थी, यूं मानो काफ़ी सहम चुकी थी। तो शहीर, हम अपनी प्रिंसेस के साथ मार्केट चलें, जो हमारी प्रिंसेस को चाहिए होगा वो लेकर देंगे, और हाँ, आइसक्रीम भी दिलाएंगे। वकार ने उसे लालच दिया। आइसक्रीम का सुनकर वो फ़ौरन मान गई। आप ही, मैं वापस आ गया और पता है मेरे टेस्ट में फुल मार्क्स आए, मैं फर्स्ट आया। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वो आपस में बातें कर रहे थे जब हॉल में अहमद दाखिल हुआ। स्कूल के यूनिफॉर्म में 14 साला अहमद बहुत प्यारा लग रहा था। सभी ने मुड़कर उसको देखा। ओए ना करो भाई, क्या ये मेरी गुनाहगार आंखें मेरे हैंडसम भाई को देख रही हैं? एकदम से सामने वकार को देखकर वो भागता हुआ उनके पास आया। वकार सोफे से उठ खड़ा हुआ।
हाँ तेरे भाई ही हैं, अब अपनी नौटंकी उनके सामने शुरू मत कर देना, शहीर ने उसे छेड़ते हुए कहा। शहीर भाई, अभी आपको मेरी एक्टिंग टैलेंट का पता नहीं, जब मैं फेमस हो जाऊंगा तब देखिएगा, इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे, अभी मुझे भाई से बातें करनी है। अहमद शहीर को बोलता वकार की जानिब मुतवज्जो हुआ। वकार उसे तेज तेज बोलते मुस्कुराया। वो बचपन से काफ़ी ज़हीन और शरारती था और ये एक्टिंग वाले कीड़े को वो अच्छे से जानता था। काफ़ी दफ़ा उसकी एक्टिंग के हाथों मजबूर हुआ था उसे चीज़ें ला कर देने के लिए। वकार को काफ़ी बातें याद आईं। बड़े हो गए हो, वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला। मैंने आपको बहुत मिस किया, आपने वादा किया था कि मेरी गेम्स लेकर वापस आएंगे, पर 5 साल हो गए, ना तो गेम्स आई और ना ही आप। यहाँ से काफ़ी बार कॉल की पर किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं, वो उदास लहजे में बोला। वकार ने कॉल की बात पर शहीर को देखा। वो अब क्या बताता कि घर के हर फर्द के मोबाइल से और घर की लैंडलाइन से उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया था। शहीर ने नज़रें चुराईं। कोई बात नहीं, अब आ गया हूँ ना, जो कहोगे दिला दूंगा, वकार ने उसे सीने से लगाते हुए कहा। ठीक है, तो मैं ज़रा तैयार होकर आता हूँ, फिर बाहर चलेंगे, वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला। उसके अंदाज पर सभी मुस्कुराए। कुछ ही देर में वो सब मार्केट गए। वहाँ से अहमद और ज़ैनब ने चीज़ें लीं और कुछ खाकर रात 8 बजे वापस आए। सभी डिनर टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। वकार को देखकर सभी उठने लगे। मुझे भूख नहीं है, मैं कमरे में जा रहा हूँ, वो सबको उठते देख फौरन बोला, ताकि कोई ना उठे। ज़ैनब सो चुकी थी, अरूज उसे अपने कमरे में ले आई थी। सभी ने एक दूसरे से नज़रें चुराईं। किसी से दूसरा निवाला ना खाया गया। आबदा बेगम उठकर अपने कमरे में चली गई। भूखे पेट तो उससे ज़िंदगी में कभी सोया नहीं गया था, तो अब कैसे सो जाता। ये आदत आबदा बेगम ने उसे लगाई थी। वो हमेशा उसे रात का खाना खाए बगैर कहीं नहीं जाने देती थी। उसकी खुराक पर उन्होंने बहुत तवज्जो दी थी। उफ, लगता है कुछ खाना ही पड़ेगा, नींद तो आने से रही और भूख से बुरा हाल हो रहा है। वो बेड से उतरता पाँव में चप्पल डाले कमरे से निकला। रात के वक्त यहाँ काफ़ी सर्दी हो जाती थी, वैसे भी नवंबर चल रहा था, मौसम ठंडा हो ही जाता था। सीढ़ियाँ उतरता वो नीचे आया। हॉल मुकम्मल अंधेरे में डूबा था, सिर्फ किचन से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वो चलता हुआ किचन में दाखिल हुआ। किचन में हल्की रोशनी थी, जिसकी वजह से कम ही नज़र आ रहा था। मिशेल, कुछ खाने को दे दो। वकार किचन में दाखिल हुआ तो उसने देखा अवन के सामने एक लड़की खाना गर्म कर रही है। उसे लगा मिशेल होगी। वो उसके करीब आकर बोला, यूं अपने करीब से। रात के उस वक्त किसी की आवाज़ सुनकर वो एकदम पलटी। उसके मुंह से चीख निकलने लगी थी जब बर्फ रफ्तारी से वकार ने उसके मुंह पे हाथ रखा। सामने खड़े शख्स को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और सांसें एकदम रुक सी गईं। सामने वाले का हाल भी वैसा ही था। वो यकटोक उसे देख रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा कि कहीं ख्वाब ना हो। अलीज़े, उसने बमुश्किल उसका नाम दिया। उसके बोलने पर उसकी ज़ात का सहर टूटा। वो जैसे एक ख्वाब से बाहर आई। उसने अपना हाथ वहीं रोक दिया। आंखों में हैरानगी, गुस्सा, न जाने क्या क्या था। वकार ने अपना हाथ हटाया और पीछे होकर खड़ा हुआ। वो सुबह 7 बजे अस्पताल में हाशिम साहब से मिलकर ऑफिस चली गई थी। वहाँ वो काफ़ी मसरूफ़ रही। अभी आधा घंटा पहले ही वो घर आई थी। भूख का एहसास हुआ तो किचन में आई। खाना गर्म करने के इंतज़ार में वो वहाँ खड़ी थी। अवन के बंद होने की आवाज़ पर वो पलटी और अवन से खाना निकाला। कैसी हो? वो प्लेट शेल्फ पर रख रही थी जब वकार की आवाज़ आई। ये वो अल्फाज थे जो उसे तीर की तरह चुभे। उसने ज़ोर से आंखें मीची। कैसी हो? ये 2 अल्फाज वो कैसे इस्तेमाल कर सकता था? इस दुनिया में यही 2 अल्फाज थे जिसे उसे इस्तेमाल करने की इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए थी। उसने गहरा सांस लेकर उसकी तरफ मुड़कर देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल वैसी नहीं हूँ जैसी 5 साल कबल छोड़ कर गए थे। अल्लाह ने मुझ जैसी बेवकूफ़ को थोड़ी सी अक्ल दे दी, दुनिया को और उसमें बसने वाले लोगों को पहचानने में मदद दी, उनके भयानक चेहरों को समझने की सलाहियत दे दी। वो बोली तो लहजे में एक सर्दपन था। वो उसकी जानिब देख तक ना पाया। अगर देख लेता तो आज उसकी आंखों में छुपे कुर्ब के नीचे दबकर रह जाता और शायद ज़िंदगी भर ना उठ पाता। फिर खाना गर्म हो गया है, खा लें। वो शेल्फ की तरफ इशारा करती, उसे बिल्कुल इग्नोर करके गुजर कर बाहर की तरफ बढ़ने लगी। तभी वो एक झटके से रुकी, क्योंकि उसकी कलाई वकार के हाथ में थी। मेरी बात सुनो, जो कुछ हुआ वो सब। वकार उसकी जानिब मुड़कर बोल रहा था, जबकि एक झटके से अलीज़े ने कलाई छुड़वाई। मिस्टर वकार हाशिम, आइंदा अपने हाथों को कंट्रोल में रखिएगा। अब मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। वो रिश्ता तभी ख़त्म हो गया जब आप यहाँ से दुम दबाकर भागे थे। अलीज़े ने उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। उसकी आंखों में वाज़े गुस्सा था। वो पलटकर किचन से निकल गई। वकार ने अपनी आंखों पर से चश्मा उतारा और आंखों को उंगलियों की पोरों से साफ किया।
उसके जाने के बाद वकार की नज़र शेल्फ पर पड़े खाने की तरफ गई। अपने दोनों हाथों से उसने शेल्फ का सहारा लिया। आंखें ज़ब्त के मारे लाल हो रही थीं। खाने को देखते ही उसे कुछ याद ना आया था। उसने उसके लहजे, उसकी आंखों में आज क्या कुछ ना देखा था। खालीपन, सर्द मोहरी, संजीदगी, क्या कुछ नहीं देखा था आज उसने उसके लहजे में। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है? किचन में दाखिल होते वो बोला। वो चावल गरम कर रही थी और उसकी आवाज़ पर पलटी। जी चावल बने हैं, 1 मिनट देती हूँ। अलीज़े ने गरम चावल निकाल कर प्लेट में निकाल कर उसके सामने रखे और किचन से निकलने लगी। तुम नहीं खाओगी? उसके यूं जाने पर वो फौरन बोला, मुझे भूख नहीं है, आप खाएं। वो बिना पलटे बोली। चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी। तब वकार ने कंधे उचकाए और प्लेट अपनी तरफ खिसकाई और चावल खाने लगा, ये जाने बगैर कि वो कितनी भूखी थी। उसने अपना खाना उसे दिया था और आज भी उसने बिल्कुल वही किया जो आज भी बिना खाए वहाँ से चली गई। और इत्तफाक से आज भी चावल ही बने थे। वकार ने उन चावल की भरी प्लेट को देखा और गहरा सांस लेकर बिना उन्हें हाथ लगाए पलट गया और किचन से बाहर आ गया। अलीज़े ने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया। वो अभी तक शौक में थी। क्या वो वही था? पूरे 5 साल बाद यूं अचानक उसको अपने रूबरू देखकर वो शौक में थी, क्योंकि घर वालों ने उसे कभी भी वकार के आने का नहीं बताया था और वजह अच्छे से जानती थी। वो वहीं बंद दरवाजे के साथ नीचे बैठती चली गई। आंसू रफ्तार से उसके गालों पर बह रहे थे। वो घुटनों में सर दिए रोना शुरू हो गई। आप क्यों वापस आए? आपको नहीं आना चाहिए था। वो रोते हुए खुद से बोल रही थी। अलीज़े कैसी हो? उसके कुछ देर पहले कहे गए जुमले उसे अपने आसपास सुनाई दे रहे थे। उसने ज़ोर से अपने दोनों कानों पर हाथ रखे। कितने बेरहम हैं, इतने ज़ख्म दिए और जब वो ज़ख्म मुंदमिल होने लगे तो दोबारा वापस आ गए। और कितने आराम से पूछा, यूं लगा जैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बताओ अलीज़े अशरफ, मेरे दिए गए धोखे के बाद कैसी हो? वो जैसे खुद पर ही हंस रही थी। वो रो रही थी, ज़ारो कतार रो रही थी। आवाज़ कहीं कमरे से बाहर न चली जाए। उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख के हिचकियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। वो आज फिर से उसे वही लम्हे याद आए। आज दोबारा से वो खुद को उस रात के दर्दनाक भयानक लम्हों में जकड़ा महसूस कर रही थी, जिनसे खुद को निकालने में उसे कई महीने लगे थे। सारी रात वो करवट पर करवट बदलती रही। नींद तो जैसे आंखों से हजारों मील परे चली गई थी। बार बार जहन के पर्दे पर माजी की भयानक यादें लहराती। ना चाहते हुए भी आज वो उन अज़ियतनाक लम्हों को सोच रही थी। सुबह की आज़ान कानों में गूंजी तो बेड से उठकर वो वॉशरूम में वज़ू करने गई। जाए नमाज बिछाकर नमाज अदा की। उसने रोकर अपने रब से हिम्मत मांगी ताकि वो इन लम्हों को हिम्मत से गुजार सके। 8 बजे के करीब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होती नीचे आई। सभी एक साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। उसने टेबल पर नज़र दौड़ाई। वकार वहीं बैठा था। वो कुर्सी खींच कर वहाँ बैठी और नाश्ता करने लगी। आगा जान। वो सभी खामोशी से नाश्ता कर रहे थे जब ज़ैनब की मुस्कुराती आवाज़ आई। वो अरूज के कमरे से भाग कर आ रही थी। अलीज़े ने गर्दन मोड़ कर आने वाली को देखा। उसके चेहरे के खदोखाल देखकर वो एक सेकंड में पहचान गई कि ये किसकी बेटी है। मुझे आपके साथ नाश्ता करना है। वो आगा जान के करीब आकर मुस्कुराते हुए बोली, आ जाओ। उन्होंने सबकी तरफ देख कर कहा, जहाँ कई चेहरों पर सख्ती थी। वो उनकी गोद में बैठकर नाश्ता करने लगी। वकार अपनी शर्ट के कफ बंद करता सीढ़ियों से नीचे उतरकर उन सब के पास आया। ज़ैनब को आगा जान के पास देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया और कुर्सी घसीट कर वहाँ बैठकर नाश्ता करने लगा। उसके आते ही पूरे टेबल पर खामोशी छा गई थी। उसकी नज़र बिल्कुल सामने बैठी अलीज़े पर गई तो रात की कही गई बातें जहन में आई। अम्मी भाई कहाँ हैं? उन्होंने नाश्ता कर लिया? अलीज़े ने जब टेबल पर उस्मान को ना देखा तो पूछा। हाँ, वो जल्दी चला गया। वैसे भी टेबल पर आता तो खामखा झगड़ा हो जाता। मेरा बच्चा खाना भी सही से ना खा पाता। फायज़ा बेगम ने वकार को एक नज़र देखते हुए जवाब दिया। वकार से निवाला तक ना निकला गया। मैं तो रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। आज वहाँ पर बड़ा इवेंट होना है तो काम बहुत ज़्यादा है। तलहा साहब अपना नाश्ता जल्दी जल्दी ख़त्म करके खड़े होते हुए बोले और वहाँ से निकल गए। मियाँ, अगर अब 5 सालों बाद वापस आने का शर्फ बख्शा ही है तो जो गलती हमसे 5 साल पहले हो गई थी उसका फैसला करके ही जाना, क्योंकि हमें भी अपनी बच्ची के मुस्तकबिल का सोचना है। अशरफ साहब अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले। अलीज़े का मुंह खुला का खुला रह गया। निवाला मुंह को जाता हाथ रुक गया। उसकी पहली नज़र वकार पर पड़ी जो उसे ही देख रहा था। अशरफ, कैसी बातें कर रहे हो? सुबह सुबह ये बातें करने का कोई जवाज़ नहीं। आराम से सबको नाश्ता करने दो। आगा जान ने सख्त लहजे में कहा। अब्बा, इसका क्या पता रात तक वापस चला जाए, इसीलिए बोल रहा हूँ।
अशरफ साहब ने वकार पर तंज का तीर कसा। वो शर्मिंदगी से सर तक ना उठा सका। अलीज़े ने बमुश्किल अपने आंसुओं को बहने से रोका। अशरफ साहब गुस्से से वॉक आउट कर गए। अब वहाँ बस अलीज़े, वकार, हशमत साहब, रामीन, मिशेल और अरूज बैठे थे। मामा मामा, चाचू ने मुझे मारा है। तभी 4 साल आयान रोता हुआ अलीज़े के पास आया। यहीं वकार को झटका लगा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। चेहरे पर हैरानगी सी थी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसका कोई बेटा भी है। उसने हशमत साहब की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि मुझे क्यों नहीं बताया। अलीज़े ने एक नज़र वकार को देखकर आयान को गोद में लिया। अरूज अपनी जगह से उठी और ज़ैनब को लेकर बाहर चली गई। वो नहीं चाहती थी कि इतनी छोटी बच्ची ये सब देखे। कल हुई लड़ाई से वो पहले ही बहुत परेशान थी। अलीज़े आपी, मैं बस इसे उठाकर बाहर ला रहा था, तभी इसने मेरे बाल पकड़ लिए। ये देखें क्या हाल कर दिया बालों का। अभी सेट किए थे मैंने, बस छुड़वाए ही हैं मैंने कि भाई साहब ने रोना शुरू कर दिया और कैसे कैसे इल्ज़ाम मुझ पर लगाए। शहीर ने फ़ौरन अपनी सफाई पेश की, क्योंकि सभी जानते थे कि घर में सबसे ज़्यादा छोटा होने की वजह से कोई उसको हाथ तक न लगाने देता था। हाथ तो क्या, कोई ऊंची आवाज़ में बात ना करता था। मेरी जान, चाचू बाल छुड़वा रहे थे और आपने उनके बाल क्यों पकड़े? वो बड़े हैं, बदतमीज़ी हुई ना फिर। अलीज़े ने उसे हल्का सा डांटा। मैं आपसे नाराज़ था, आप क्यों लेट आईं और मुझे चाचू के पास सोना पड़ा। वो अलीज़े के गिर्द अपने छोटे से बाजू तंग करते हुए रूठे लहजे में बोला। अलीज़े ने उसके माथे पर प्यार करते सॉरी कहा। कोई मुझे बताने की जहमत करेगा कि ये सब मुझे क्यों मालूम नहीं। वकार से अब मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ तो गुस्से से बोला, क्योंकि मियाँ तुम यहाँ से भाग गए थे अपनी बीवी के पास, तो यहाँ पर क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था वो सब हमें तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं थी। हशमत साहब ने भरपूर तंज के 3 मारे। व्हाट? आगा जान, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी? क्या मुझे हक नहीं ये तक जानने का कि मेरा एक बेटा है? क्या इतना गया गुजरा हूँ कि इतनी अहम बात तक ना जान सकूं? उसके लहजे में अफसोस, गुस्सा, शिकवा सभी कुछ था। जब आपको ये जानने की जहमत नहीं थी कि जिस लड़की को अपनी बीवी बनाकर आया था वो किस हाल में है, जब इतने बड़े धोखे के बाद वो जिंदा भी है कि मर गई, तो मुझे नहीं लगता आपको आयान के बारे में बताने की रत्ती भर भी ज़रूरत थी। आयान मेरा बेटा है, आपके साथ आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं, तो बेहतर होगा हम दोनों से दूर रहें। बिला वजह के हक मत जताएं। अलीज़े आयान को सीने से लगाती अपनी जगह से उठती, गुस्से और नम लहजे में बोली। आयान को लिए वो वहाँ से चली गई थी। वकार खामोश सा हो गया। वो बोलता भी तो क्या, उसका लफ्ज़ लफ्ज़ सच्चा था। वो अपनी कुर्सी पर ढह सा गया। उसने अपना सर हाथों पर गिरा दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सब कुछ इतना उलझ चुका था।